हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप है सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट। तो आपके लिए आज हम जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का डिफरेंस लेकर आए हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं बता चुका हूँ कि इसका जो थ्योरी पेपर है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है हम डिफरेंस वाला वीडियो लेकर आए हैं, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे। बहुत सारे टर्म, बहुत सारे जो है आपको वर्ड क्लियर होगा, किसका क्या मतलब होता है। दोनों बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एक समान रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछते हैं और आपको नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे यही चीज़ को देखेंगे कि कैसे जो है आपके एग्ज़ाम में डिफरेंस से क्वेश्चन आएंगे और क्या मतलब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। कहता है, पहला प्रश्न आपके सामने में है कि डिफरेंस बिटवीन कैपुट सक्सीडेनम एंड सेफले हेमेटोमा। मैं बता दूं, अगर आप नाम नया सुन रहे हैं तो नया नाम नहीं है। मैं आप लोग को हाइड्रोसिफिलस पढ़ा चुका हूं कंप्लीट। सिर में जल का जमाव, कैपुट सक्सीडेनम या उसी को हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है एक अलग वर्ड होता है। यहाँ तो जल का इकट्ठा होना, यहाँ ब्लड का इकट्ठा होना सेफले हेमेटोमा कहलाता है। ठीक है, कैपुट सक्सीडेनम यह शिशु के शरीर पर पाई जाने वाली जल का सूजन होता है। ठीक है ना, यह शिशु के सिर में पाए जाने वाला जल का सूजन है, जिसे कैपुट सक्सीडेनम या हाइड्रोसिफिलस दोनों कहते हैं। शीर्ष रक्त गुम्फा यानी इसी को रक्त गुलम कहते हैं। यह जो होता है यह शिशु के सिर पर पाई जाने वाली सूजन है, लेकिन यह जो है एक प्रकार का रक्त का सूजन होता है। समझ गए। यह सिरोवल्लक ऊतक में, मतलब यह सिरोवल्लक ऊतक में रक्त युक्तीय, मतलब रक्त से लसीय, ठीक है ना, यहाँ पे लसीय द्रव के भर जाने के कारण होता है। कैपुट सक्सीडेनम होता यह है कि जो CSF होता है ना, CSF, इसका निर्माण में फॉर्मेशन में अधिक होने लगता है और इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है ऑब्जर्प्शन कम होता है, जिसके कारण जो है जल जमाव हो जाता है। उसी को हम लोग हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। यह जन्म के दौरान सिर और श्रोणि पेल्विक में रगड़ के कारण पेरिओस्टियम के नीचे रक्त भरने के कारण होता है। अब नॉर्मली होता यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर और पेल्विस के द्वारा रगड़ पड़ता है। तो रगड़ पड़ने से जो पेरिओस्टियम होता है, जो बोन का बाहरी लेयर है, वो पेरिओस्टियम के नीचे रक्त भरने के कारण यह जो है आपको सेफली हेमेटोमा होता है। ठीक है, यह जन्म के समय ही उपस्थित होता है और जन्म के 36 घंटे में विलुप्त हो जाता है ऑटोमेटिक। इसमें उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रक्त अवशोषित कर लिया जाता है, सूजन खत्म हो जाता है। यह सूजन भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और यह भी सूजन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यहाँ भी जो है ऑब्जर्प्शन हो जाता है, यहाँ भी रक्त का ऑब्जर्प्शन हो जाता है। ठीक है, आगे है, कहता है कि इससे दबाव बढ़ने पर गड्ढा बन जाता है। इसे दबाने पर गड्ढा बन जाता है। इसमें गड्ढा नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड का थक्का होता है वह हड्डी के नीचे होता है, इसलिए दबाइएगा तो हड्डी दबाएगा, तो इसलिए नहीं दबता है। समझ गए ना। आगे है, यह सीवन रेखा के दूसरी ओर जा सकती है। कैपुट सक्सीडेनम सीवन रेखा के दूसरी तरफ जा सकती है, बट यह सीवन रेखा के उस पार नहीं जा सकती है, कभी भी नहीं जाएगा। समझ गए ना। तो यही सेफले हेमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनम में अंतर है, मैंने बता दिया। आगे चलिए, आगे प्रश्न है चाइल्ड हेल्थ का ही, बहुत ही अच्छा, आप लोग समझिएगा। दो रिफ्लेक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसे हम लोग प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। एक है मोरो प्रतिवर्त, एक है पकड़ प्रतिवर्त, जिसे हम लोग ग्रेप्स पर रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। समझ गए। मोरो रिफ्लेक्स, ग्रेप्स रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स यह शिशु के जन्म के 3 माह तक पाया जाता है। मोरो रिफ्लेक्स आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोरो रिफ्लेक्स कितने समय तक रहते हैं, तो 3 माह तक। ठीक है, याद रखिएगा। पकड़ प्रतिवर्त यह शिशु के जन्म से 12 सप्ताह तक पाया जाता है, जबकि ग्रेप्स रिफ्लेक्स कितना होता है, 12 सप्ताह तक। समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में, 4 तिहाई 12, तो लगभग ये भी 3 महीना और ये भी 3 महीना। समझ गए ना। मोरो प्रतिवर्त, मोरो रिफ्लेक्स शिशु को अचानक डराने या चौंकने से उत्पन्न होता है। मोरो रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे को अचानक बच्चे के सामने जाकर चिल्ला दीजिए, बच्चे को डरा दीजिए, तो ये चौंकने से उत्पन्न होता है। जबकि शिशु के हथेली या तलवे को छूने या रगड़ने से पकड़ प्रतिवर्त उत्पन्न होता है। समझ गए ना। ये इसमें डराने या चौंकाने से, इसमें तलवा को छूने या सहलाने से उत्पन्न होता है। समझ गए। इसमें शिशु के दोनों हाथ ऊपर व बाहर की ओर फैलते हैं। मोरो प्रतिवर्त में होता यह है कि जब बच्चा चौंकता है तो देखिएगा दोनों हाथ पैर जो है बाहर की तरफ फैला लेगा और जो है मुट्ठी बांध लेता है। शिशु हाथों से उंगली को कसकर पकड़ लेता है। पकड़ प्रतिवर्त में अपने हाथों, शिशु हाथों से उंगली को कस के पकड़ लेता है। समझ गए। शिशु दोनों पैर उठा लेता है, वह अंगूठे व तर्जनी उंगली से सी आकार बना लेता है। अब यहाँ पे होता यह है
कि शिशु जब चौंकता है, डर जाता है, तो वह जो है अपना पैर दोनों उठा लेगा, अंगूठे व तर्जनी अंगुलियों से सी आकार ऐसे बना लेता है। समझ गए। इसमें शिशु का तलवा चापिये आर्क रूप ले लेता है तथा अंगूठा नीचे की ओर मुड़ जाता है। जब बच्चा को आप सहलाइएगा, तलवा को छुइएगा, रगड़िएगा, तो वह जो है क्या करेगा, तलवा को आर्क बना लेता है, चाप के रूप में बना लेता है और अंगूठा को नीचे की ओर मोड़ लेगा। इसे वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। मोरो रिफ्लेक्स को दूसरा नाम वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स भी है। इसे ड्रोनियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसे ड्रोनियन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मोरो प्रतिवर, पकड़ प्रतिवर, दोनों में क्या अंतर है बता दिए। आगे चलिए। आगे प्रश्न है आपके सामने में है, कहता है ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है ना, ब्रोंकियोलाइटिस है और इधर ब्रोंकिएटेसिस है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में श्वास नली का विस्तार और इधर है श्वास नली में शोथ होना। ठीक है, शोथ मतलब सूजन। ब्रोंकियोलाइटिस समझ गए, ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियाइटेसिस। ठीक है, तो देखिए इधर है ब्रोंकियोलाइटिस, इधर है ब्रोंकियोक्टेसिस। समझ गए। यह ऐसी अवस्था है जिसमें श्वसनिकाओं का दीर्घकालीन विस्तार हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। इसमें होता यह है, ब्रोंकियोलाइटिस में होता यह है कि जो श्वसन नली होता है, जिसे श्वसनिकाओं कहते हैं, यह क्या होता है कि विस्तार हो जाता है, फैल जाता है या फिर नष्ट हो जाएगा। यह क्रोनिक होता है। समझ गए। यह नवजात व बच्चों में होने वाला फेफड़ों का संक्रमण है। इसमें ब्रोंकियल्स का पर्दा हो जाता है। तो ब्रोंकिएटेसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह ब्रोंकियल्स का इन्फ्लामेशन होता है। समझ गए, जो बच्चों में फेफड़ों को संक्रमण से संबंधित है, जबकि यह जो है नली को नष्ट होने से संबंधित है। समझ गए ना। तेज श्वास चलता है वह श्वास कष्ट होता है। श्वसन नली विस्तार में श्वास तेज चलेगा और श्वसन कष्ट होता है। इसमें दुर्गंध युक्त श्वास आता है श्वसन नली शोथ में। ठीक है, इसमें लगातार खांसी आती है व रक्त भी आता है। इसमें लगातार खांसी और रक्त आएगा। इसमें पस युक्त मवाद निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, नाक बहती रहती है व तेज श्वास चलता है। समझ गए। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। 3 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों में यह अधिक पाया जाता है। श्वसन व्यायाम कराए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं व श्वसन व्यायाम भी कराया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है समझ गए। ए ब्रोंकियोलाइटिस है, ए ब्रोंकिएक्टेसिस है। ठीक है ना, ब्रोंकिएक्टेसिस है। समझ गए, ब्रोंकिएटेसिस है। तो इसको ध्यान में आप लोग दोनों को रखिएगा। यह बेसिकली जो है श्वसन नली में विस्तार को बताता है, जबकि यह बेसिकली जो है सूजन प्रदाह को बताता है, श्वसन नली को। ठीक है, तो दोनों में ही अंतर है कि यह श्वसन नली के इन्फ्लामेशन है, शोथ है, जबकि यह जो है आपका डिलेशन है, विस्तार फैलाव है। ठीक है, या नष्ट भी हो जाता है। तो ये दोनों में ही अंतर है। समझ गए। आगे चलिए। आगे आपके सामने प्रश्न है, कर्निंग्स चिन्ह और ब्रुजकिन्स चिन्ह में क्या अंतर है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कर्निंग्स चिन्ह एवं ब्रुजगिन्सी चिन्ह में क्या अंतर है बताइए। माय डियर, ये समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्निंग्स चिन्ह, ब्रुजगिन्सी चिन्ह। ठीक है, ब्रुंजीस्कीज चिन्ह। ठीक है, देखिए यह मेनिंजाइटिस का नैदानिक चिन्ह है। कर्निंग्स जो है पॉजिटिव होगा, मतलब मेनिंजाइटिस है। ब्रुजगिन्स चिन्ह जो होता है, यह भी मेनिंजाइटिस का नैदानिक चिन्ह है। ब्रुजगिन्स और कर्निंग्स दोनों मेनिंजाइटिस का ही नैदानिक लक्षण है। ठीक है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का आवरण के शोथ को कहते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो यह मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के जो आवरण है, जो मेनिंजिस है, उसमें इन्फ्लामेशन को कहते हैं। इसमें रोगी के गर्दन, कूल्हों व घुटनों में गंभीर रूप से अकड़न होती है। ब्रुजगिन्सी चिन्ह में होता यह है कि रोगी के गर्दन में समझ गए, नेक रेजिडिटी, कूल्हों, घुटनों में गंभीर रूप से अकड़न महसूस होता है भी यह मेनिंजाइटिस का ही, लेकिन इसमें ये चीज़ें होता है। ठीक है, कर्निंग्स चिन्ह का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर जांघ को शरीर पर अंकुचित कर टांगों को प्रसारित करने पर दर्द होता है, इसे ही कर्निंग चिन्ह कहते हैं। जैसे होता यह है कि अगर आपको कर्निंग्स चिन्ह के बारे में पता करना है पॉजिटिव है कि नहीं, तो व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दें। ठीक है, कहिए पीठ के बल लेट जाए, और पीठ के बल लेटने के बाद कहिए कि पैर घुटना से मोड़ ले और जांघ को उठाए और जांघ को अपने जो है बॉडी की तरफ लाएं। ठीक है, और बॉडी की तरफ लाने पर जो है जांघ को फैलाएं, और इस दौरान अगर दर्द होता है तो इसे ही कर्निंग्स चिन्ह कहते हैं। समझ गए।
आगे है ब्रुजगिन्सी चिन्ह का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर गर्दन व घुटनों को अंकुचित किया जाता है। गर्दन व घुटनों को, समझ गए, मतलब एक तरफ से गर्दन को उठाएं और एक तरफ से घुटने को उठाएं, ठीक है, और दोनों को आपस में लाने का कोशिश करें। और अगर गंभीर अकड़न महसूस होता है तो यह ब्रुजगिन्सी साइन कहलाता है। दोनों चीज़ समझ गए। यहाँ पे घुटना और गर्दन को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे पीठ के बल लेटकर, जबकि यहाँ पे पीठ के बल लेटकर जो है हम घुटनों जांघों को क्या करेंगे कि अपने बॉडी की तरफ लाएंगे और तब जाके दोनों जांघों को फैलाएंगे। और अगर गंभीर दर्द होगा तो समझेंगे केर्निंग्स साइन है। समझ गए। आगे चलिए, ये सारा चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आगे कहता है यहाँ पे कि हाइपोएस्पेडियासिस और एपीएस्पेडियास में क्या अंतर है। हाइपोएस्पेडियास में और एपीएस्पेडियास में क्या अंतर है बताना है। माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हाइपोएस्पेडियास को अधोमूत्र मार्गता कहते हैं, एपीएस्पेडियास को मूत्र मार्गता कहते हैं। ये सब इंग्लिश में ही याद रखिए तो बेटर रहेगा। हाइपोएस्पेडियास एपीएस्पेडियास का मतलब होता है कि यह हाइपोएस्पेडियास में यह सीसन के निचले पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। हाइपोएस्पेडियास जो छिद्र होता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं, यह जन्मजात रोग होता है। जो नॉर्मल मूत्र का जो मार्ग होना चाहिए बच्चे में, वह ऊपर से ना होकर पेनिस के नीचे कहीं भी जो है, सीसन के नीचे कहीं भी छिद्र के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो यही है हाइपोएस्पेडियास, यह सीसन के निचले पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। समझ गए, नीचे अंडकोश से लेकर ऊपर नीचे की तरफ कहीं भी हो जाएगा। एपीएस्पेडियास यह सीसन के ऊपरी पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। यह जो है ऊपर होता है एपीएस्पेडियास, जबकि यह हाइपोएस्पेडियास नीचे होता है। समझ गए। नर शिशु में मूत्र नीचे व पीछे की ओर निकलता है। अगर शिशु अगर लड़का है तो उसमें जो मूत्र होगा वह नीचे, चूँकि नीचे छिद्र है तो नीचे ही निकलेगा और पीछे की ओर निकलता है। नर शिशु में मूत्र ऊपर की ओर निकलता है, मतलब चूँकि ऊपर छिद्र रहेगा तो ऊपर के निकलेगा। समझ गए। पेनिस के अगर ऊपर छिद्र है तो ऊपर से ही ना मूत्र निकलेगा। मादा शिशु में अगर लड़की है तो मूत्र योनि से होकर बाहर निकलता है। समझ गए, योनि में ही बाहर जो है निकलता है। मादा शिशु में क्लाइटोरियस के आसपास से निकलता है। चूँकि यह बाहर वाला भाग है तो क्लाइटोरियस के आसपास छिद्र रहता है। समझ गए। मूत्र त्याग के लिए सीसन को खड़ी स्थिति में रखना पड़ता है। अब इस दौरान अगर मूत्र त्यागना हो तो शिशु को क्या करते हैं कि जो सीसन है उसको खड़ा रखते हैं, तभी जाके मूत्र करेगा, नहीं तो सारा मूत्र उसके बॉडी पर नहीं पड़ेगा। मूत्र त्याग के लिए सीसन को खड़ी स्थिति में रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ऑलरेडी ऊपर छिद्र रहता है, ऊपर पृष्ठ पर छिद्र रहता है। समझ गए। तो यही आपका एपीएस्पेडियास है, हाइपोएस्पेडियास है। अगर आपको ना समझ में आए तो दोनों को सर्च मार के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पिक्चर में कि कौन क्या है। समझ गए। चलिए आगे चलिए। आगे यहाँ प्रश्न है माय डियर, आगे यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, कहता है डायबिटीज़ इंसिपिडेंस और डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या अंतर है। डीआई, जिसको हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं और डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। इधर है जलीय मधुमेह डायबिटीज़ इंसिपिडस और इधर है डायबिटीज़ मेलाइटिस। माय डियर, यह एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच के कमी के कारण होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है यह एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। समझ गए ना, एंटी डायबिटिक हार्मोन के कमी के कारण। इंसुलिन मात्रा में कमी होने के कारण इसके प्रभावहीन होने से मधुमेह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे एडीएच के कमी के कारण और यहाँ पे इंसुलिन के कमी या इसके प्रभावहीन होने के कारण होता है। समझ गए। इसका मुख्य लक्षण पॉलीयूरिया व अत्यधिक प्यास पॉलीडिप्सिया है। समझ गए ना, इसका भी लक्षण ये होता है और इसका भी लक्षण ये होता है। समझ गए। इसमें इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के चपाचे में विकार उत्पन्न हो जाता है। जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है इसमें इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मेटाबॉलिज्म में विकार उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। क्योंकि इसमें जो सेल होता है कोशिका, वह पूर्ण रूप से इंसुलिन को ऑब्जर्प्शन नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। समझ गए ना। यह गुर्दा रोग का मुख्य कारण होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है यह किडनी का मुख्य कारण होता है। मधुमेह की कई प्रकार के जटिलता होते हैं, जैसे किडनी रोग होना, हृदय रोग होना, बहुत सारे होता है। तो ये डायबिटीज मेलिटस है और यह आपका डायबिटीज इंसिपिडस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। इधर प्रश्न है आपका, कहता है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। माय डियर, इधर है ग्रोथ और इधर है डेवलपमेंट। बहुत सारा कंडीशन में आपको ये लगता होगा कि दोनों एक जैसे हैं, बट दोनों में अंतर है। वृद्धि कहेगा, डेवलपमेंट कहेगा। तो वृद्धि का मतलब होता है कि आकार बढ़ना, संख्या बढ़ना, समझ गए, द्रव्यमान बढ़ना। जैसे बच्चा है
वो पहले 2 केजी है, अब 4 केजी हो गया, तो क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है। उसका हाथ पैर पहले छोटा छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है, वो वृद्धि हो रहा है, समझ गए, जिसमें आकार आकार संख्या द्रव्यमान ये सब बढ़ता है। डेवलपमेंट विकास होता है, जैसे शारीरिक क्रिया करने की तरंग तरीका बढ़ना, दिमाग जो है डेवलप होना, समझ गए ना, तो ये सब विकास होता है। आगे है वृद्धि से नए नए अंगों का निर्माण होता है। वृद्धि से नए नए अंगों का निर्माण होता है या फिर अंग जो है डेवलप कर बढ़ता है आगे की तरफ। अंगों में नए नए कार्य उत्पन्न होते हैं। विकास का मतलब है कि अब ये आपका अंग निर्माण हो गया, तो यह कार्य करता है, यहाँ पे नए नए कार्य करता है। नए नए कार्य करने का जो तरीका वही विकास का कहलाता है, ठीक है। वृद्धि को इंच सेंटीमीटर वजन में नापा जाता है, जबकि शरीर के विकास को उसके कार्य क्षमता से मापते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा जो है मतलब मानसिक रूप से विकास किया है, ठीक है ना, या शारीरिक रूप से विकास किया है। अगर वह कार्य करने की क्षमता ठीक ठाक कर रहा है, बोल रहा है सही, समझ गए, उसके दिमाग सही चल रहा है, मतलब उसमें प्रॉपर विकास हो रहा है। लेकिन अगर इंच सेंटीमीटर वजन में नापना है तो आप वृद्धि को मापिए, समझ गए। तो ये जो है वृद्धि और विकास में अंतर है, उम्मीद में समझ में आ गया होगा। आगे है, कहता है पूरक पोषण और संपूरक पोषण और पूरक पोषण। संपूरक पोषण है, देख लीजिए कॉम्प्लेमेंट्री, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेमेंट्री न्यूट्रिशन है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। कॉम्प्लेमेंट्री संपूरक पोषण और पूरक पोषण सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है। संपूरक न्यूट्रिशन के मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, कि व्यक्ति के शरीर के किसी विशेष तत्व के कमी होने पर, ठीक है ना, उस तत्व की पूर्ति के लिए दिया जाने वाला पोषण संपूरक पोषण कहलाता है। जैसे कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम युक्त भोजन व दवाई देना। संपूरक पोषण का मतलब है कि बॉडी में जिस तत्व की कमी हो, जिस चीज़ की कमी हो, वह चीज़ को प्रॉपर देकर जो है दूर करना ही जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। सी से कम्प्लीमेंट्री और सी से कंपल्सरी याद रखिएगा। कंपल्सरी मतलब क्या होता है, आवश्यक, जरूरी। तो यहाँ भी जो जरूरी होगा, जैसे अगर आयरन की कमी है तो आयरन वाला पोषण दिया जाएगा, आयरन का सप्लीमेंट दिया जाएगा। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम वाला भोजन पोषण और कैल्शियम वाला दवाई दिया जाएगा। तो जो चीज़ की कमी हो, समझ गए, विटामिन का कमी हो तो विटामिन का जो है दवाई, विटामिन का युक्त भोजन दिया जाएगा, तो वह संपूरक होता है। यह व्यक्ति के किसी यह व्यक्ति के शरीर में किसी विशेष तत्व के, मतलब जो चीज़ की कमी है उसके पूर्ति के लिए पोषण या फिर दवाई के द्वारा दिया जाता है, तो यही जो है आपका संपूरक पोषण कहलाता है, ठीक है। पूरक पोषण होता है, जैसे किसी को अगर संपूरक पोषण में देखिए, अगर किसी को मान गए क्या बोलते हैं उसको, ये चीज़ का कमी रहता है, अगर किसी व्यक्ति को आयरन की हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको क्या किया जाता है, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट भी दिया जाता है, और भोजन के माध्यम से ज़्यादा ब्लड बनाए, रक्त बनाए, ऐसा वाला भोजन भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा संपूरक पोषण। पूरक पोषण का मतलब है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, कि शरीर के लिए जरूरी सभी आवश्यक तत्वों को पूर्ति के लिए दिया जाने वाला पोषण पूरक पोषण कहलाता है। जैसे बच्चों को दिए जाने वाले मल्टीविटामिन आहार व दवाइयाँ। पूरक पोषण का मतलब होता है कि किसी एक तत्व की कमी होने पर पूर्ति नहीं करना। यहाँ पे वैसा आहार, वैसा पोषण जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो, सभी आवश्यक मात्रा में तत्व मौजूद हो, और वैसा भोजन, वैसा पोषण देना ही पूरक पोषण कहलाता है। जैसे बच्चों को दी जाने वाली मल्टीविटामिन आहार, दवाइयाँ, ये सब जो है आपको कंप्लीट पोषण होता है, जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है, तो वही पूरक पोषण होता है, ठीक है। तो दोनों में समझ गए अंतर। आगे चलिए, आगे यहाँ पे एक और है आपके सामने में है, कहता है एम्पाइमा और एम्फाइस्मा में क्या अंतर है। वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि पूती वक्ष और वात स्फीति में क्या अंतर है। ज़्यादा बेटर होगा कि इंग्लिश में याद रखिए, एम्पाइमा, यहाँ पे देख लीजिए एम्फाइमा और एम्फाइस्मा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एस लगा है, एम्फाइसेमा है ना, और यहाँ पे एम्पाइमा है सीधा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपके साथ है माय डियर, अंतर है यहाँ पे एम्पाइमा और एम्फाइस्मा, ओके। देख लीजिए, प्लूरल कैविटी में पस एकत्रित होने को एम्पाइमा कहते हैं। देखिए, प्लूरल कैविटी में अगर
मवाद भर जाए, पस भर जाए तो उसे एम्फाइमा कहते हैं, ठीक है। और एम्फाइस्मा क्या होता है? तो फेफड़ों के ऊतक में वायु एकत्रित होने को एम्फाइस्मा कहते हैं। जो एल्वेओली होता है ना वायु कोष्ठ, उसमें अगर वायु एकत्रित हो जाता है तो उससे जो है एम्फाइस्मा कहते हैं, ठीक है। यानी सीधा कहिए कि फेफड़े में वायु भरना एम्फाइस्मा कहलाता है, और फेफड़े के कैविटी में अगर पस भर जाता है तो एम्फाइमा कहते हैं, ओके। ट्यूबरकुलोसिस, सेप्टिसेमिया, रेप्चर लंग इसके प्रमुख कारण है। प्लूरल कैविटी में मवाद बनने का मोस्ट कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होना, सेप्टेसेमिया होना, ठीक है ना, सेप्टेसेमिया होना, लंग का रेप्चर होना, क्षतिग्रस्त होना, घाव बनना इसके प्रमुख कारण है, ठीक है। जबकि इसके जो एम्फाइस्मा में वायु भरने का अर्थ होता है कि सीओपीडी इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है। सीओपीडी में पता है कि 3 से 4 रोग होता है श्वसन से संबंधित, वही सीओपीडी होता है, पढ़ा चुके हैं। इसका निदान चेस्ट एक्सरे व वक्ष भेदन द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसका निदान जो होता है वह चेस्ट एक्सरे व थोरासेंटेसिस द्वारा किया जाता है, छाती में इंजेक्शन लगा के, ठीक है ना। इसका निदान चेस्ट एक्सरे, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, फ्लोरोस्कोपी द्वारा किया जाता है, समझ गए। संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, संक्रमण होने पर यहाँ भी एंटीबायोटिक देंगे। वाटर सील ड्रेनेज द्वारा पर्स निकाला जाता है, इसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, ठीक है। फेफड़ा को ब्रोंकिया को फैलाने वाला ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं जिससे श्वसन करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे पस भरा है तो उसके लिए वाटर सील ड्रेनेज करते हैं या थोरासेंटेसिस करके जो है पस को निकालते हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका एम्फाइमा और यही हो गया आपका एम्फाइस्मा, दोनों में अंतर बता दिए, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।